थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो क्लास हमारा है वह है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कैसे हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, वह हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जिसके आधार पर हम अधिकतम अंक गेन कर सकते हैं। मित्रों, जानते हैं कि टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका फिक्स समय रहता है 3 आवर्स और उसमें आपको खुद कैटेगराइज करना होता था। पहले जो ऑफलाइन के होते थे उसमें तो कैटेगराइज करके ही पेपर दे दिया जाता था, तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी। अब चूंकि एक साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो 3 घंटे में आपको खुद सेट करना होता है कितना आप फर्स्ट पेपर को देंगे, कितना आप सेकंड पेपर को देंगे। वैसे नॉर्मली 3 में अगर आप देखें तो 1 घंटा फर्स्ट पेपर को दे लीजिए और शेष आप सीधे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर चले जाइए, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन आपको ऑप्शनल से करना होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्रों, किसी भी सब्जेक्ट में आप देखते हैं 6% JRF होते हैं, 6% नेट क्वालिफाई करते हैं। आपको इसमें 2 प्रकार की रणनीति बनानी होती है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हो, जिससे आप अधिकतम अंक गेन कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमें विषय में चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हमने 60% प्लस अगर हमने गेन किया या 60 से 65% अगर हमने सब्जेक्ट में उठा लिया और नेट फर्स्ट पेपर में 35 प्लस अगर हमने कर दिया, ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से JRF मिल जाता है। यह अलग बात है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें 70 प्लस हो जाता है, जैसे फिलॉसफी वगैरह में है तो उसमें JRF लाने के लिए 70 प्लस हो जाते हैं। फिर भी हमें ये मानना है कि एक कॉमन स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मुझे 60 से 65% अपने सब्जेक्ट में उठाना है और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन गेन करना है। आप अधिकतम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये रहती है कि 35 प्लस हमको मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा और उसी रणनीति को आज हम लोग एनालाइज करेंगे। तो पहले मित्रों हम आपको समझाएंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हमें किन बिंदुओं पर विशेष फोकस करना है, कैसे हम अधिकतम अंक गेन करें। उसमें एक चीज़ मित्रों ध्यान रखिएगा, जो मेरा एक लंबा अनुभव रहा है अध्ययन अध्यापन की दुनिया में कदम रखने पर, एक लंबा अनुभव मिला है कि चाहे वह यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हो चाहे वह सब्जेक्ट हो, आपको आए हुए क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं आए हुए क्वेश्चन की, उतनी ही बढ़िया स्किल डेवलप हो जाती है। मैं कितना भी बढ़िया आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा दूं, लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने नहीं किया, अच्छी तरह से एक एक प्रश्नों को एनालाइज नहीं किया, तो आप क्वेश्चन के ट्रेंड को समझ नहीं पाते हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं समझ पाते हो। जबकि मित्रों स्थिति ये रहती है कि यूजीसी नेट के जो पेपर होते हैं वो हायर के पेपर से भी स्टैंडर्ड होते हैं। आप जिस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एग्ज़ाम देंगे, आप हायर में टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए आप एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पेपर में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वह यूजीसी के लेवल से बहुत कम रहता है। उसका क्वेश्चन बहुत हल्का होता है अपेक्षाकृत यूजीसी नेट के क्वेश्चन की। यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन होता है मित्रों, वह आपको एक बार विचार करने के लिए मजबूर कर देता है, और जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए हो तब तक आप वह स्ट्रेटजी नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वह पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो भी हो, अगर आप एक बार जम करके, 2 बार जम करके विषय का या नेट फर्स्ट पेपर का आए हुए प्रश्नों के क्वेश्चन की जोरदार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूं कम से कम 40% क्वेश्चन आपके श्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हूबहू पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कहीं न कहीं विकल्प में 1-2 ऐसे विकल्प मिल जाते हैं जो कि कहीं न कहीं आए हुए रहते हैं। चाहे वो सिविल का एग्जाम आप देख लीजिए,
पीसीएस का हो, आईएएस का, कोई भी एग्जाम हो, जब हम कई पेपर को सॉल्व करते हैं तो कुछ न कुछ फैक्ट, कुछ न कुछ आइडिया, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट रहते हैं, जिसके आधार पर हम आंसर निकालने में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, मुझे पहली रणनीति अपनानी है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि फर्स्ट हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो नेट फर्स्ट पेपर हो, पहला काम है आए हुए क्वेश्चन की जोरदार प्रैक्टिस। फर्स्ट पॉइंट हो गया। चाहे आपने कोर्स पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, लेकिन आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए मित्रों, सबसे सफल जो पब्लिकेशन हमारे दृष्टिकोण में मिलता है वो एजीपी प्रकाशन है। एजीपी प्रकाशन ने काफी हद तक इसमें सॉल्व करने में सफलता प्राप्त किया है। गलतियां तो हर प्रकाशन में रहती हैं, जहां गलतियां होती हैं वो आप पकड़ लेते हो, लेकिन एजीपी जो प्रकाशन आया है वो अन्य की तुलना में अच्छा काम किया है, उसने बढ़िया सॉल्व किया है। तो इसलिए पहली रणनीति होगी आज ही तुरंत आए हुए सारे प्रश्नों की जोरदार 2-3 दिन के अंदर में जमकर प्रैक्टिस कर लीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान रखना है, प्रश्न में जो कुछ बारीक चीजें मिले, भूलने वाली चीजें हों, उसको आप प्रश्न के जहां पर प्रश्न पत्र आपका शुरू होता है वहीं संख्या डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 2018-2019 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज करिए 2017 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, पता लगा क्वेश्चन नंबर 95 में, क्वेश्चन नंबर 88 में या क्वेश्चन नंबर 35 में आपको डिफिकल्टी आई, आपको प्रॉब्लम आया, आपने वहां 35, 95 जहां से पेपर स्टार्ट होता है, वर्ष वगैरह दिया रहता है, वहीं कोड कर दिया आपने। तो जब आप एग्जाम के समय अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि कल एग्जाम है, आज मुझे अपने प्रिपरेशन करना है, सबको समेटना होता है मित्रों। कितना भी कोई टीचर पढ़ा दे, कितनी भी बढ़िया रणनीति हो, लेकिन आप इतनी मेहनत करते हो, सारी सफलता का श्रेय आपकी स्ट्रेटजी, आपकी लेबर पर जाती है। स्ट्रेटजी हम लोग बताते हैं, मेहनत आप करते हो, सफलता का सारा का श्रेय आपको जाता है। आप जितना बेहतर मेहनत कर लेते हो, जितना बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हो, वही काम देता है आपको। टीचर तो एक गाइड के रूप में होता है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, वही भूमिका वह अदा करता है। आपको ध्यान देना है कि इसमें आप जब बढ़िया सा जैसे आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसमें जो क्वेश्चन फंसता है आप कोड करते चले जाइए। ईयर 2017 में कौन कौन प्रश्न टिपिकल हैं, वहां आप 3-4 प्रश्न जो ज्यादा टिपिकल हैं उसको आपने केवल संख्या कोड कर दिया। तो जब आप कल एग्जाम देने जाना है, आज शाम को ही, आज दिन में ही उन टिपिकल प्रश्नों को एक बार नजर मार लीजिए। शेष नहीं भी रिवीजन करेंगे तब भी वो दिमाग में और चेतन मस्तिष्क में वो प्रश्न बने रहते हैं। आपने जो है केवल कोड वाले प्रश्न देख लिया तब भी आपको काफी हद तक आसानी हो जाती है। दूसरी चीज मित्रों, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो कितना भी हम न पढ़े हों, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में डेवलप हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, हम पेपर कर सकते हैं, पेपर में इस तरह से प्रश्न आता है। 3 सारे बिंदुओं पर आपको गौर करना है। तो पहला पॉइंट आपका होगा आए हुए प्रश्नों को जम करके सॉल्व करना, फर्स्ट रणनीति हो गई। सेकंड रणनीति, हम अब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चल रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 बिंदुओं पर विशेष आपको पकड़ बनानी होगी। खास तौर पर एक मित्रों, आप देख रहे हो इसमें तुलनात्मक राजनीति है, इसमें और लोक प्रशासन में, ये दोनों पॉइंट जो आते हैं, खास तौर पर लोक प्रशासन में बोल दूं तो ये भी इसी में समाहित है, ये केवल तोड़ करके अलग किया गया है। इन 2 बिंदुओं पर बिल्कुल आप गलती न करें, अधिक लेबर इन्हीं 2 बिंदुओं पर आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 2 बिंदुओं पर आपको करना है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, ये आसान होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, इजी होता है। इसमें केवल फैक्ट रटना होता है, इसमें समझने वाली कोई ऐसी वर्डिंग नहीं होती जो आपको पकड़ में आए। जैसे आपको कूटनीति पर प्रश्न पूछा, शीत युद्ध पर प्रश्न पूछा, ऑर्गेनाइजेशन पर प्रश्न पूछा, उन सारे बिंदुओं को आसानी से आप पकड़ लेते हो। तो आपको विशेष लेबर 2 पक्षों पर करना है, एक कंपैरेटिव पर करना है, एक लोक प्रशासन पर करना है। इन दोनों को आप मजबूती से पकड़े रहिए। उसके साथ आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पर ध्यान दीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध पर मित्रों ध्यान देना
इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो ऑर्गेनाइजेशन से आता है, जो संगठन से एक प्रश्न जरूर रहता है। कभी कभी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं संगठन से। संगठन से मित्रों प्रश्न श्योर रहता है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कुलदीप फाड़िया की जो संगठन की पुस्तक है, अगर आप उसको पढ़े हैं तो 2-3 प्रश्न बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं। और यही नहीं, हायर एजुकेशन में भी, खास तौर पर जब आप डिग्री कॉलेज में जाने के लिए प्रोफेसरशिप का एग्जाम देते हैं, जो हायर एजुकेशन में जाने के लिए पेपर होता है, उसमें भी आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपको ऑर्गेनाइजेशन पर विशेष बल देना है। उसके बाद आप देख रहे हो बेसिक, जो वहां पर सैद्धांतिक बिंदु होते हैं, विश्व स्तर पर जो तमाम रणनीतियां बनती हैं, जैसे शीत युद्ध क्या है, ठीक है, उसके बाद में आतंक का संतुलन क्या है, फिर उसके बाद में शक्ति सत्ता, इसकी क्या सिचुएशन बनती है, कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता है, इन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है। तीसरा, भारतीय विदेश नीति की रणनीति पर आपको फोकस करना है। आप उनकी स्ट्रेटजी को देखते रहेंगे। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप एक दौड़ते हुए दिमाग से स्पीड में अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने की कोशिश किया, तो वहां से प्रश्न मित्रों गलत नहीं होते। थोड़ा ध्यान रखना है, इसको थोड़ा अपडेट किए रहना, थोड़ा करंट के बिंदु देखते रहना। इंटरनेशनल रिलेशन में हो सकता है कि यह करंट से जोड़ करके प्रश्न पूछ लें, जैसे फला ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में बैठक या फला वर्ष में बैठक कहाँ हुई, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछ लेता है। तो आपको खास तौर पर रणनीति बनानी है कि कंपैरेटिव और लोक प्रशासन, इन दोनों को पकड़ करके रखिए। इन दोनों पर ही आपको ज्यादा फोकस करनी है। इन पर आप दौड़ते हुए भी फोकस करेंगे, तब भी आप कवर कर ले जाएंगे। ये दोनों मित्रों भारतीय संविधान से होता है। तो भारतीय संविधान हर छात्र को पकड़ में आ जाता है। भारतीय संविधान के क्वेश्चन आसान होते हैं। भारतीय जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो आसान होती हैं। वहां आप कॉमन कॉन्सेप्ट लगा करके निकाल लेते हो, यहां आपको दिक्कत नहीं होती है। एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिए तब भी आपको कवर हो जाता है। लेकिन आप जब तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अच्छी मेहनत नहीं करते, लोक प्रशासन में आप अच्छी मेहनत नहीं करते, तब आप क्वेश्चन को गेन नहीं कर पाते हो। तो पॉलिटिकल साइंस में पहली रणनीति बनानी है कि आए हुए प्रश्नों की जोरदार प्रैक्टिस और कठिन बिंदुओं को नोट करना। दूसरी रणनीति बनानी है कि जो आए हुए प्रश्न को हल करते समय जो बुक्स होते हैं उनकी आप एक सीरीज बना लीजिए। मतलब उसको आप 2-3 पन्ने में, 4 पन्ने में उसको नोट कर लीजिए कितनी पुस्तकें पूछी गई हैं। उसकी थोड़ा सा बढ़िया से टैली करके प्रैक्टिस कर लीजिए। 1, 2, 3 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो पुस्तक जो आए हुए अब तक की पुस्तकें हैं उन पर आपको फोकस करना है। कौन कौन सी पुस्तक पूछी गई है उसको मित्रों ये 2-3 पन्ने में बैठ करके, चूंकि अभी समय है, आप देख रहे हो आपको 9 तारीख का एग्जाम है, 9 अक्टूबर को एग्जाम है और अभी आपके पास पूरा का पूरा समय है। तो आप केवल ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे की मेहनत करके जितने आए हुए बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको आप 1-2-3 पन्ने के एक पॉइंट बना लीजिए। आप कह सकते हैं कि एक फाइल बना लीजिए, उस पर आप नोट कर लीजिए। तो उसको लगातार पलटते रहेंगे तो कहीं न कहीं जो भी बुक्स पूछेगा कुछ न कुछ टैली करने में आपको आसानी हो जाती है। कभी कभी मित्रों स्थिति ये रहती कि हूबहू पूछ लेता है, कभी कभी ये रहती है कि 1-2 ऐसे होते हैं जो टैली में फंस जाते हैं, शेष आपको नहीं पता रहता, तो आप कॉमन कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल साइंस के लिए पहली रणनीति है कि आप फर्स्ट पॉइंट करेंगे कि आए हुए सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दूसरा पॉइंट आप करेंगे कि जितनी किताबें पूछी गई हैं यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, उन किताबों को 2-3 पन्ने में फाइलिंग कर लेंगे और उसको अपनी मेज पर रखे रहेंगे। जब हम पढ़ना शुरू करें तो एक बार किताबों पर निगाह दौड़ा लें। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपको विशेष रूप से लोक प्रशासन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर फोकस करना है, क्योंकि यह ऐसे विषय होते हैं जो टिपिकल हैं, जो दिमाग में जल्दी स्थापित नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि इसमें या तो आर्टिकल से प्रश्न पूछता है, अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है,
या फिर कॉमन कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछता है तो संविधान के प्रश्न आप बड़े आसानी से हल कर लोगे, इसमें उलझना नहीं है। जनरल स्टडी भी आप किए रहोगे तब भी प्रश्न आपको बड़े आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। फिर आपको ध्यान देना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मित्रों आपको गौर करना है कि जैसे हमने जो डिस्कस किया था इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया था, अब चूंकि कोरोना की समस्या आ गई तो उसमें बड़ी सारी दिक्कतें हो गई, और नहीं तो हम लोग रणनीतिक आधार पर एकदम परफेक्शन की कंडीशन में आ जाते, बहुत सारी चीज़ें छूट गई, इसीलिए थोड़ा बड़ी दिक्कत है। खुद ही हेजिटेशन होता है आपको समझाने में भी कि कैसे आप कवर करोगे, क्योंकि अगर हम लोग डिस्कस करके कंप्लीट कर लिए होते तब कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, लेकिन इस महामारी में मित्रों हर व्यक्ति इनकम्प्लीट रह गया। और आप कह सकते हैं कि जो अपनी यहाँ व्यवस्थाएं थीं वह सब ऑफलाइन की थी, ऑनलाइन की व्यवस्थाएं थी नहीं, पहले सब उसको मेंटेन करने में काफ़ी समय लगा। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार अपनी मेहनत से, जो मेरा कुछ गाइडेंस रहा वह भी प्लस अपनी मेहनत से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करना। और मित्रों ये बिल्कुल मत सोचो कि आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपको 3 घंटे बैठ करके अच्छी दिमाग से वहां स्वस्थ मन स्थिति से आपको सॉल्व करना है। आपको ये सोचना है कि नहीं मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस बना करके कॉमन कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है, और जो फैक्ट है उसको आपको पॉइंट वाइज आप तैयार कर लीजिए जहां तक आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूरा मत तैयार करो, जैसे इसके जो सैद्धांतिक पहलू हैं उधर मत जाओ, उसमें आप लास्ट वाला पोर्शन देख लो, जैसे खेल सिद्धांत क्या है, और जो उसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे यथार्थवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, नव यथार्थवाद क्या है, इन सारे बिंदुओं को और इनके विचारकों को थोड़ा सेटअप कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए बढ़िया से। उसके बाद शीत युद्ध मित्रों जरूर पढ़ लीजिए, शीत युद्ध, आतंक का संतुलन, इन सारी चीज़ों को जरूर आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से तैयार करना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार करना है मित्रों, और उसके लिए कुलदीप फाड़िया सबसे बढ़िया किताब है, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर आपके तैयार है तो कम से कम 2-3 प्रश्न तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मिल जाते हैं, या तो कथन के रूप में या तो उनके सीधे वन लाइनर के रूप में प्रश्न आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जरूर पूछ लेता है, उस पर आपको फोकस करना है। फिर आप देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, इसको डिस्कस कर लेने, इसको जान लेने के बाद आप सीधे विचारक पर चले आओ, सिद्धांत की तरफ मत जाओ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिद्धांत से प्रश्न कम रहते हैं। जैसे कभी लोकतंत्र से पूछ लेता है, कभी समाजवाद से पूछ लेता है, कभी आप देखते हो साम्यवाद से प्रश्न पूछ लेता है। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या कम रहती है। आपको विचारकों पर गौर करना है, विचारकों में मित्रों नए विचारकों पर गौर करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि भारतीय विचारक कोरोना आने से पहले मैं कंप्लीट कर चुका था। भारतीय विचारक में जितने नए बिंदु थे मैंने उन सबको कंप्लीट कर दिया था, और वेस्टर्न विचारक की तरफ हम चल रहे थे, काफ़ी वेस्टर्न विचारक भी मैंने कवर किए थे। तो आप न बहुत ज़्यादा जितने विचारक मैंने पढ़ाया है उनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, और वेस्टर्न विचारकों में खास तौर पर आप बेसिक चीज़ों को ध्यान रख लीजिए, तो उसमें से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें बेसिक में जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, हाब्स, लाक, रूसो है, हीगल है, और इसमें जे.एस. मिल है, कार्ल मार्क्स है। इनसे प्रश्न तो नॉर्मली होता है मित्रों, यहाँ से तो आप पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 विचारक और गौर आपको करना है, जो थोड़ा जनरल रूप में आप स्टडी कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे उसमें है फ्रांज फैनान है, माओ जेडोंग है, जॉन रॉल्स है, और ग्रामसी है, लेनिन है। इन सबको थोड़ा आपको गौर कर लेना है। जैसे ग्रामसी है, आप कुछ न करिए तो आप किसी भी पुस्तक से 3, 4, 5, 6 पेज उसको देख लीजिए, बेसिक चीज़ें क्या हैं। आप फ्रांज फैनन है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए।
और उसके बाद जॉन राल्स, रॉबर्ट नॉजिक, इनको मैंने सिद्धांत में डिस्कस किया था 9 उदारवादियों के रूप में। इनको आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, क्योंकि इंडियन थिंकर्स में टोटल कंप्लीट कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना अगर आप कवर कर लीजिए तो मित्रों मैं इतने में ही बता रहा हूं कि आप कम से कम 60 प्लस कर ले जाएंगे, निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। और मुझे तो विश्वास है कि आप 65 तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा 60 तो क्रॉस कर ही देंगे। तो किस पर अन्य पर काम करना है फिर से समझ लीजिए। पहला, आए हुए सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लो, जो प्रश्न कठिन लगता हो वहीं ऊपर कोड कर दो नंबर। जैसे 100, जैसे मान लीजिए 20वां प्रश्न हमको भूल रहा है, हम हल करते समय ज़्यादा टिप कर लिखे तो हमने 20 कोड कर दिया, 25 कोड कर दिया, ऐसे उसी चैप्टर के ऊपर। तो जब हम लास्ट में उसको रिवीजन करना शुरू करते हैं तो उन कठिन प्रश्नों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दूसरी चीज़, आए हुए जो बुक्स हैं उनको आप 2-3 पन्ने में फाइलिंग कर लीजिए। तीसरी चीज़, आप जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो पब्लिक एड है, उसको जनरल रूप में स्टडी कर लीजिए, कॉमन कॉन्सेप्ट के रूप में आप उसको देख लीजिए और उसमें थोड़ा कुछ बिंदुओं पर स्पेशल फोकस करना है। जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका था एडमिशन से पहले, वो विशेष रूप से फोकस करें। जो नहीं पढ़ पाए थे या जो अभी जल्दी में एडमिशन लिए थे, उनसे हम उतनी अपेक्षा नहीं करते, फिर भी वो स्टार्टिंग के, जैसे लोग प्रशासन है, लोग घबरा जाते हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। आप कुछ मत करो, स्टार्टिंग के आप 3-4 चैप्टर पढ़ लो। जैसे लोक प्रशासन का उद्भव कहाँ से हुआ, फिर लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन कैसे बना, लोक प्रशासन के विकास के चरण क्या हैं, फिर उसके बाद संगठन क्या है, संगठन के उपागम क्या हैं, संगठन के लिए जो तमाम आप कह सकते हैं सांगठनिक नियम बनाए गए हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाइए। तब भी मित्रों मैं बता रहा हूँ कि आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। लोक प्रशासन में आप बहुत दूर मत भागिए, आप केवल स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर तैयार कर लीजिए और बीच में आप उनको देख लीजिए जहाँ पर हम देखते हैं विभिन्न संगठन से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक सेक्टर है, जैसे रेखा क्या है और उसके बाद रेखी संवर्ग क्या है, ठीक है। और जो तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स आपके बनते हैं उनको अगर आप देख लेते हैं तो 1-2 प्रश्न तो उधर से आ जाते हैं। खास तौर पर अगर कुछ भी ना हो पाए, आप नहीं पढ़े हो, कोर्स आपका नहीं कंप्लीट हुआ था, आप बाद में एडमिशन लिए थे, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि लोक प्रशासन में प्रथम के 4 चैप्टर तक, संगठन तक जरूर पहुंच जाइए मित्रों, हर कीमत पर। मुझे पूरा विश्वास है 2-3 प्रश्न तो आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगे। और इसमें क्या कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरा नहीं तैयार है, जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट है उनको तो कोई हेजिटेशन नहीं, जितना मैं पढ़ा दिया था, जिनका कंप्लीट है वो केवल अभ्यास करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाए तो लगभग क्वेश्चन फंस जाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जिनके लिए कोर्स अभी अछूता रह गया है, काफ़ी पीछे रह गए, उनको ध्यान रखना है मित्रों कि वो विशेष रूप से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर जरूर गौर करें। जैसे पहला उनको गौर करना है, जैसे स्टार्टिंग में जिस समय वो पढ़ना शुरू करते हैं तो परंपरागत और आधुनिक उनको उपागम में देखना है। परंपरागत दृष्टिकोण कंपैरेटिव का और आधुनिक दृष्टिकोण कंपैरेटिव का, इस पर उन्हें विशेष फोकस करनी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इतना पढ़ लेने के बाद उनको 2 बिंदुओं पर जाना है। डेविड ईस्टन को देखना है, और उसके बाद आमंड पावल की विवेचना देखनी है। आमंड पावल की विवेचना को उन्हें देखना है, इन 2 विचारकों की देखना है। जैसे डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट थ्योरी दिया था और इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिस्टम को डेवलप किया था, इन दोनों बिंदुओं को आप देख लीजिए। तीसरा चीज आपको देखना है कि संविधान और संविधानवाद क्या है। चौथी चीज राजनीतिक दल और दबाव समूह आपको स्पेशली पढ़ लेना है। 5वीं चीज शासन के विभिन्न स्वरूप देख लेना है, जैसे एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन, इसको देख लेना है मित्रों। इतना भी आप देख लो फिर भी आप कई क्वेश्चन पा जाते हो। क्या क्या देखना है,
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत सबसे पहली चीज हमको ये देखना है कि तुलनात्मक राजनीति आई कहाँ से। अरस्तु ने इसे डेवलप किया था। उसके बाद आपको ये देखना है कि नवीन तुलनात्मक राजनीति कैसे आती है। फिर उसके बाद डेविड ईस्टन और आमंड पावल की जो विवेचना है उस पर फोकस करना है। फिर आपको संविधान और संविधानवाद को देखना है। फिर आपको राजनीतिक दल और दबाव समूह वर्ल्ड लेवल पर देखना है। फिर आपको शासन के स्वरूप देख लेना। अगर इतना भी आप कंप्लीट कर लीजिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कई प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम लोग रणनीति अपना करके पॉलिटिकल साइंस में 60+ कर सकते हैं और मुझे तो विश्वास है कि आप इसको 65 तक पहुंचा सकते हैं। 60 छोड़िए 65 तक आप पहुंच सकते हैं। इन रणनीतियों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। पहला क्या करना है, फिर से समझना है, आए हुए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना नेट में आए हुए क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करिए। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, जितना नेट में आए हुए बुक्स हैं उसकी 2-3 पन्ने में फाइलिंग करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, आप इस पूरे पॉलिटिकल साइंस में 2 बिंदुओं पर गौर करेंगे, एक लोक प्रशासन पर, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर। ये दोनों टिपिकल पार्ट होते हैं। कुछ भी न तैयार हो तो मैंने आपको बोल दिया आरंभ के 4 चैप्टर इसके तैयार कर लीजिए लोक प्रशासन के, तो जहां कुछ नहीं है वहीं यहां से प्रश्न आपको मिल जाते हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप कम से कम 5 पॉइंट तैयार कर लीजिए। जैसे मैंने बोला डेविड ईस्टन और आमंड पावल की सिचुएशन देख लीजिए। जब आप डेविड ईस्टन और आमंड पावल देखेंगे तो राजनीतिक संस्कृतिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक व्यवस्था, इन 3 बिंदुओं पर आप फोकस कर लेंगे। फिर उसके बाद संविधान और संविधानवाद पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद आप शासन के स्वरूप पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद राजनीतिक दल, दबाव समूह पढ़ लेंगे। इतना भी पढ़ लीजिए तो मित्रों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कल्याण हो गया आपका। फिर उसके बाद सिद्धांत की तरफ ज्यादा मत जाइए, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर फोकस कर दीजिए। इसमें अगर आप कुछ भी न पढ़ पाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद भारत की विदेश नीति इजी वे है, आप उनकी थ्योरी को समझ लीजिए, पॉलिसी को समझ लीजिए, तब भी आपको अच्छे ढंग से प्रश्न बन जाते हैं। शीत युद्ध को कवर कर लेना है जरूर, और जो अन्य उसके जो आतंक के संतुलन वगैरह है वर्ल्ड लेवल पर, उन सबको देख लीजिए तो 2-3 बिंदु आपको यहां से मिल जाते हैं। विचारक में ध्यान देना, इंडियन थिंकर्स मैंने कोरोना आने से पहले ही सब कंप्लीट कर दिया था, आप केवल नोट्स को पढ़ लीजिए, बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। राजनीतिक विचारक में काफी कुछ हमने पाश्चात्य कवर किया था, कुछ छूटे हुए थे, उन्हीं को आपको न पूरा देख सको तो थोड़ा थोड़ा देख लो, तब भी आप इसी में इतना पढ़ करके कवर कर लेते हो। संविधान तो आपका तैयार रहता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाते हैं। थ्योरी में उलझना नहीं है, थ्योरी में मत उलझिए। यहाँ पर आप हमने पब्लिक उसमें लोकतंत्र पढ़ा दिया है, उसको देख लेना। आप नव उदारवाद को जरूर देख लीजिएगा अपनी तरफ से, नहीं तो बस इतना परफेक्ट है, आप 60% निश्चित रूप से क्रॉस कर जाएंगे। अब मित्रों हम आते हैं फर्स्ट पेपर की तरफ। फर्स्ट पेपर में आप 35+ आपको लेना है। कैसे कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको टीचिंग का प्रश्न पकड़ना है। टीचिंग के कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको मिलते हैं। टीचिंग सबसे पहले आपको करना है और पढ़ते जाइए, फटाफट आंसर निकलता जाता है, उसमें कोई उलझन आपको नहीं होती है। और मैं पूरा कंप्लीट भी करा चुका था, क्वेश्चन पेपर भी कराया था। दूसरा, ठीक उसके बाद चाहे कहीं भी रिसर्च दिया हो, रिसर्च पर जरूर लड़ाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी रिसर्च को काफ़ी कवर किया था, फिर जो टॉपिक छूटे थे मैंने ऑनलाइन कवर कर लिया था। तो मित्रों कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप रिसर्च से कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था, जो मैं पढ़ाया हूं उसके साथ आए हुए प्रश्नों को अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन यहां से आपके कवर हो जाते हैं। अब मित्रों लोग बताते हैं कि बोध बड़ा कठिन है, लेकिन हमारा जो अपना अनुभव है, बोध बिल्कुल कठिन नहीं होता। आप 3 चीजें, पहला टीचिंग कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद सीधे दौड़ लगा दीजिए
कॉम्प्रिहेंशन पर। बिल्कुल लोगों की कहने दीजिए कि आप कॉम्प्रिहेंशन पर मत टच करिए, आप तुरंत चौथे क्रम पर कॉम्प्रिहेंशन को ले लीजिए, क्योंकि मित्रों उसमें केवल पैरा दिया है, आपको पैरा 3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पैरा पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। अगर आप पैरा को पढ़ने में समझ गए तो आपके 5 क्वेश्चन फ्री के मिलते हैं। वहां पर पैरा को पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं, तो उसमें कौन सी दिक्कत है। एक बार आप पढ़े कुछ दिमाग में आया, दूसरी बार आप पढ़े कुछ दिमाग में आया, तीसरी बार आप पढ़े कुछ दिमाग में आया, 2-3 बार जब आप पैरा को पढ़ लेते हो तो आपके 5 के 5 प्रश्न यहां से कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाते हैं। इस पर मित्रों कोई स्ट्रेटजी नहीं है, दुनिया के लोग चुनौती देते रहे, लाख स्ट्रेटजी लेकर के बताते रहे, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि आए हुए गद्य को, आए हुए पैसेज को कितना बेहतर तरीके से आप पढ़ लेते हैं, कितनी बेहतरी से आप उसके जो गद्य दिया है, जो पैरा दिया है, कितनी तेजी से आप उसको समझ लेते हैं। एक बार पढ़ा कुछ समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा कुछ समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा पूरा समझ गए, और समझने के बाद मित्रों 5 प्रश्न उसके बहुत फ्री हैंड के होते हैं, उस पर तो तुरंत दिमाग लड़ा देना चाहिए। अब यहां से 5 क्वेश्चन हमको मिल गए। अब उसके बाद हम आते हैं लॉजिक की तरफ, गणित की तरफ मत जाइए, इसमें तो ये टाइम टेकिंग होता है, लाख आप गणित जानते हो समय लेगा। आप तर्क की तरफ आ जाइए, लॉजिक की तरफ आ जाइए। लॉजिक में मित्रों समय अभाव था, फिर भी मैंने कवर करने की कोशिश किया, इंडियन लॉजिक पढ़ा दिया था बीच में। अभी हमारे यहाँ जैसे सिस्टम और बढ़ेगा, मैं समय अभाव के चलते पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लॉजिक के पार्ट आपसे छूटे ना, उस पर भी कुछ स्ट्रेटजी हम और दे देंगे। तो मुझे लगता है कि आप बड़े आराम से लॉजिक के प्रश्न कर ले जाएंगे। तो यहाँ लॉजिक के प्रश्न कम से कम 4 से 5 प्रश्न रहते हैं मित्रों। तो 5 से 6 प्रश्न यहाँ से, 5 से 6 प्रश्न यहाँ से, 5 प्रश्न बोध से, 5 प्रश्न कम से कम कम्युनिकेशन से, 5 हो गए युक्तिसंगत तर्क से। तो अगर मैं कहता हूँ कि टोटल 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 से 30 प्रश्न आपके पास मिल जाते हैं। इसमें मित्रों आप 18 से 20 प्रश्न तो बड़े आराम से कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी। फिर आप कहीं पर भी नहीं, डीआई वगैरह पर अभी मत उलझिए, आप सीधे चले आइए कहाँ, एनवायरनमेंट की तरफ से। इन पर जो प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न करंट के होते हैं, कुछ प्रश्न आप देखते हो जैसे सम्मेलन से प्रश्न होंगे, कौन सम्मेलन कहाँ हुआ, आपदा प्रबंधन से प्रश्न होते हैं, आप देखते हो आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न पूछ लेता है, आपदा प्रबंधन से प्रश्न होते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो उसमें, आप उसमें देख लीजिए प्रदूषण से प्रश्न आपको मिलते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद आप करंट से प्रश्न मिल जाते हैं, करंट से प्रश्न रहते हैं। कुल मिलाकर के 4 से 5 प्रश्न यहां से भी आ जाते हैं। आप कुछ भी न पढ़े हो, सम्मेलन, आपदा, प्रदूषण ये जनरल रूप में पढ़े हो, तब भी आप यहां से प्रश्न उठा सकते हैं। अब आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मित्रों बहुत सिस्टम के अनुसार आप चलेंगे तो बड़ी तेजी से इसमें क्वेश्चन पाएंगे। पहला तो इसके नवीनतम आंकड़े आते हैं, जैसे पता लगता है वर्ल्ड लेवल पर कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, कौन सी संस्था नंबर 1 पर है, इंडिया लेवल पर कौन सी संस्था नंबर 1 पर है, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कितने ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां से प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद मित्रों विभिन्न कमीशन और उसके जो रिकमेंडेशन है वहां से प्रश्न पूछता है। जैसे आप देखते हो कोठारी समिति है या राधा कृष्णन कमेटी है, इस तरह से जो तमाम तरह के कमीशन है वहां से प्रश्न पूछ लेता है। तो आप यहां से कम 2-3 प्रश्न तो उठा ही सकते हैं। जैसे एक प्रश्न तो वर्ल्ड लेवल पर जो विभिन्न संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं, उसका क्रम देख लीजिए। दूसरा इंडिया लेवल पर क्रम देख लीजिए। तीसरा विभिन्न आयोग और उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इतना भी जनरल रूप में आप स्टडी कर लीजिए तो 2-3 प्रश्न आपको यहां से मिल जाते हैं। अब मित्रों आईसीटी में जब आप आते हैं, कंप्यूटर में 3 प्रश्न तो बड़े सटीक प्रश्न पूछता है। एक तो बाइनरी सिस्टम से प्रश्न आना ही आना रहता है कि दशमलव को बाइनरी में बदलो, बाइनरी को दशमलव में बदलो। एक तो बाइनरी सिस्टम से प्रश्न आते हैं। यहां पर ध्यान देना 3 प्रश्न तो आपको श्योर मिलेगा, और मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं करता क्योंकि क्लास चल नहीं पाया था।
एक तो बाइनरी आप पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर वहां से फंसता है। दूसरा आप देखते हैं मेमोरी, जो मेमोरी होती है उसकी, और उसके बाद में भाषा, जो उसकी भाषा होती है। कंप्यूटर की मेमोरी जैसे रैम, रोम, ई प्रोम, इन सब चीज़ों से प्रश्न आते हैं, या जो आप देखते हैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वहां से प्रश्न आते हैं। तीसरा जो होता है वो मित्रों आप देखते हो वर्डिंग से प्रश्न आते हैं। वर्डिंग से प्रश्न इसके होते हैं। वर्डिंग से प्रश्न का मतलब आप देखते हो कभी कभी वर्ड दे देता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है, कभी कभी वर्ड पूछ लेता है, आपको चेक करना होता है। अगर आप इतना भी जानते रहते हैं तो आईसीटी से प्रश्न आप निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर इतना कर लीजिए तो मान लीजिए आप देख रहे हैं 25 प्रश्न यहां से आया, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, इस तरह से अगर हम देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन में से 18 से 20 क्वेश्चन आप यहां से निकाल दीजिए। उसके बाद फिर आप सीधे यहां पर आ जाइए, इन तीन में से कम 15 से 18 प्रश्न यहां से आते हैं, और अगर आप यहां से 10-12 प्रश्न उठा लेते हैं सीधे सीधे 30+ हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप रीजनिंग उसमें देखें, डीआई पर देखें, वो तो बाद की चीजें हैं, बोनस के अंक हो गए। इतना अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है, इतना आप इसी सिस्टम से आपने क्वेश्चन किया है तो 30 के ऊपर निकल जाते हैं। और अगर आप बढ़िया लगभग क्वेश्चन की संख्या यहां और बढ़ा दिए तो 35 बड़े आराम से कवर कर लेते हैं। तो पहली रणनीति पर करना है, शिक्षण अभिक्षमता सबसे पहले करिएगा, फिर बोध अभिक्षम उसमें शोध अभिक्षमता करिए, रिसर्च करिए। इन दोनों के प्रश्न बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए। आपका कोर्स कंप्लीट भी हो चुका था। फिर उसके बाद आप कम्युनिकेशन से कर लीजिए। ध्यान रखना मित्रों, कम्युनिकेशन पर आए हुए प्रश्नों को जोरदार अभ्यास करना है, कम्युनिकेशन कर लीजिए। और चौथे नंबर पर आप सीधे बोध के प्रश्न करेंगे, क्योंकि आप 2-3 बार पैसेज को पढ़ लेते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। फिर आप लॉजिक की तरफ कदम बढ़ाइएगा, फिर 5वें पर आप लॉजिक करेंगे, 6वें पर आप सीधे एनवायरनमेंट की तरफ आएंगे, 7वें पर हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तब आप आईसीटी की तरफ आएंगे। अगर इतनी रणनीति आपके पास है, इसी क्रम में आपने पेपर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 35 तक आप बड़े आराम से कवर कर लेते हैं। इससे अधिक भी आप कवर कर सकते हैं। जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका था, पहली बैच के हैं, इसके जो कोरोना आने से पहले जिनका कवर हो चुका था, वो तो बड़े आराम से हर पॉइंट को अभ्यास कर सकते हैं। जिनका नहीं भी हुआ था, जिन उसमें छात्रों को अपने दम पर करना है, तो कम से कम इस रणनीति पर अगर चलेंगे, लास्ट में वो डीआई और रीजनिंग या गणित की तरफ चलेंगे, तो मित्रों कहीं न कहीं आपको निश्चित रूप से 30 के ऊपर निकल जाते हैं, 35+ आप बन जाते हैं। तो इस तरह की रणनीति अपना करके हम एक बेहतर तरीके से यूजीसी के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर अंक हम गेन कर सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। यह जरूर है कि कोर्स कंप्लीट नहीं है, कोरोना के चलते बड़ी सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पूरी ऊर्जा से आपको लगना है, क्वेश्चन को अधिक से अधिक टैकल करना है। हाँ, एक बार ध्यान रखना मित्रों, पेपर जिस समय स्टार्टिंग हो जाता है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। इस इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप टाइमिंग को सेट करिए, कोशिश करिए कि 1 घंटा आप फर्स्ट पेपर में रख लीजिए, शेष टाइम को आप अपने सब्जेक्ट में स्पेंड करिए। और अगर कहीं फर्स्ट पेपर में और इंटरेस्ट हो तो 10-15 मिनट आप कवर ले सकते हैं, उससे अधिक बिल्कुल फ्लैक्चुएट मत होइएगा। निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे और आप एक अच्छे स्ट्रेटजी के माध्यम से आप दोनों में बेहतर करके अच्छा अंक अर्जित करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भरपूर शुभकामनाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।